हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है और किन चीजों पर डिपेंड करता है। बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आगे बढ़ रही है, रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट बना रही है, तो हमें एक चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि रिएक्टेंट कितना कम हुआ, प्रोडक्ट कितना बढ़ा और इसको यहां तक आने में कितना टाइम लगा। वैसे अगर आप देखा जाए इस रिएक्शन को, तो बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, यानी कुछ रिएक्शन कैसी हो जाएंगी, वेरी फास्ट रिएक्शन। इनमें आती है आयोनिक रिएक्शंस। जो रिएक्शन बहुत स्लो होती है, स्लो रिएक्शन, वो होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन या जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। तो इनमें कुछ रिएक्शन बहुत स्पीड से होती हैं, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। लेकिन अगर काइनेटिक्स के बारे में यहां पर देखा जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मूवमेंट, केमिकल मूवमेंट, किसी केमिकल रिएक्शन का मूवमेंट। कोई केमिकल रिएक्शन कितने टाइम में कितनी हो रही है, यानी अगर कोई रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है और अगर कोई प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि कितने टाइम में वो डिक्रीज हो रहा है या कितने टाइम में वो इंक्रीज हो रहा है। यही केमिकल काइनेटिक्स है और इसी को हम लोग जनरली रेट ऑफ रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, जैसे अपन ने अभी देखा कि रिएक्शन तो बहुत स्पीड में हो सकती है, बहुत स्लो भी हो सकती है। तो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। एंड द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट द गिवन टाइम। तो क्या एक फिक्स टाइम में किसी केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है, क्या लिखेंगे इसको? चेंज इन द concentration of reactant or in products at a given time। आपने यहां पर रिएक्टेंट लिखा, तो रिएक्टेंट जैसे ही बच्चों प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। कंसंट्रेशन यहां पर डिक्रीज हो रहा है बच्चों, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यहां पर इंक्रीज हो रहा है, और एक गिवन टाइम पर डेल टी। तो बेटा, अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो क्या आ जाएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन द चेंज। क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा? ओके, आप बताइए। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसमें? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चेंज इन concentration of reactants और प्रोडक्ट अपॉन किसके अकॉर्डिंग चलना है? टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम टेकन इन फॉर द चेंज, टाइम टेकन इन दैट चेंज। बेटा, यही है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बच्चों अपन रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें
तो इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए कि सर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कितनी होगी। अरे यार वेरी सिंपल है, कोई चीज आपका चेंज हो रही ना, किस में चेंज हो रही, मान के चलिए आपने 1 मोल पर लीटर ले रखा है, ठीक है, कोई कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई गैस मान लीजिए मोल पर लीटर में चेंज हो रही है। जैसे आपने कोई लिया ए से बी बनाया, ए डिक्रीज हुआ, बी इंक्रीज हुआ, तो क्या इंक्रीज हुआ, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन C इक्वल्स टू N/V, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन अपॉन टाइम आ रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड, लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स। तो ये बेटा कंसंट्रेशन की हमारे पास यूनिट आ जाएगी। अगर इसी चीज को हम लोग एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें कि सर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जरा देख लेते हैं। ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन, नोट करते जाना। पॉइंट नंबर दूसरे पर चलते हैं। सेकंड हमारे पास है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब एक लंबी चौड़ी रिएक्शन चल रही है, हमें उसका एक एवरेज निकालना है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, और इन इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये ध्यान रखना बेटा, एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग इसमें चेंज आपको देखना है। तो इसका अगर हम आपसे कहें कि इसका कोई डेरिवेशन बना दीजिए, यार सिंपल है, ए से क्या बन रहा है बच्चों, बी। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमारे पास ए धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, बी इंक्रीज हो गया, तो ए की 2 कंडीशन बन जाएंगी। पहले मान लीजिए क्या था, ए, अब बाद में क्या हो गया, A2। बी पहले क्या था, B1, बाद में क्या हो गया, B2। तो आप खुद बताओ, एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं कि शुरू में ए था, ए से घटके कितना बचा, A2। यानी दोनों में ज्यादा कौन हो रहा है यहां पर बच्चों, A इज ग्रेटर देन A2, जबकि यहां पर ज्यादा क्या हो रहा है, B2 इज ग्रेटर देन B, क्योंकि B बन रहा है और A क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हम A1 माइनस A2 ना लिख करके डेल A लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। हम इन दोनों को B2 माइनस B1 ना लिख करके डेल B लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो भैया डेल A से डेल B के बनने का जो टाइम है एट अ गिवन सेट ऑफ टाइम ध्यान रखना है, तो इसके नीचे आ जाएगा डेल A अपॉन डेल T और इसके आ जाएगा नीचे डेल B अपॉन डेल T, और यही हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो क्या बताओगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कि जब एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा हो लेकिन एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर, उसको हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ओके, सो नाउ नोट कर लीजिए होती क्या है, द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी reactants or any of the product per unit time over the specific interval of time, तो अब दोनों में बस एक चीज का यहां पर ध्यान रखना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में बच्चों। जब हमारे पास A अपन ने क्या लिया था, A से क्या बना बेटा, B बना, इसका लिया अपन ने डेल A अपॉन डेल T, इसका अपन ने लिया डेल B अपॉन डेल T। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये क्या है, रिएक्टेंट है। हाँ सर रिएक्टेंट है। ये क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, और ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बेटा रेट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, हमें ओवरऑल इसकी वैल्यू को पॉजिटिव में रखना है, लेकिन देखा जाए प्रैक्टिकली तो डिक्रीज हो रही है, तो हम पहले से इसमें क्या लगा दें, माइनस।
क्योंकि बाद की जो हमें वैल्यू मिलेगी वो भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हमें कोई भी वैल्यू को माइनस में नहीं लाना है, इसलिए हम पहले से इसमें माइनस लगा के चलते हैं। और यू कैन से द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसके लिए लिखें तो क्या आ जाएगा बेटा, डेल ए अपॉन डेल टी और आगे क्या लगा दिया माइनस। अब यहां पर एक नई चीज आ गई बेटा, व्हाट इज दिस लार्ज ब्रैकेट। सो ये लार्ज ब्रैकेट हमें इंडिकेट कर रहा है इसका एक्टिव मास, एक्टिव मास। जबकि बेटा यहां पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जितना ये डिसअपियर होगा रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट क्या होगा, एपियर होगा, उतना ही प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो यहां पर हम लगा के चलेंगे डेल बी अपॉन डेल टी। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। नोट कर लीजिए, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन। चलिए दिख रहा है ठीक से, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेशन रब कर दें। डन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका वेरिएशन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का वेरिएशन सुनो आप बेटा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के दो वेरिएशन हो जाएंगे। कितने वेरिएशन हो जाएंगे, दो वेरिएशन हो जाएंगे। पहला वेरिएशन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जब आपके पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो और दूसरी तरफ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट हो। सर ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है ये बता दो बेटा। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते किसी रिएक्शन के आगे लिखे जाने वाले नंबर्स। जैसे मैंने अगर यहां पर एक एग्जांपल लो, CO प्लस CO2, CO प्लस Cl2 दोनों को जोड़ दो, COCl2 बन गया। इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे कुछ नहीं, यानी सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके आगे आ रहा है। अगर बेटा ये सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आए तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा आपको मालूम है कि CO की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज, तो माइनस डेल और लार्ज ब्रैकेट में CO लिखना है अपॉन डेल टी कर देना है। ऐसा क्यों किया, अभी बताया था कि टाइम के साथ साथ इसका जो अमाउंट है वो घटेगा। बेटा एक बात बताओ, साथ साथ Cl का भी तो घटेगा, तो Cl का भी घटेगा तो हम क्या लगाएंगे इसमें, Cl माइनस डेल Cl2 किया और अपॉन डेल टी कर दिया, Cl2 भी तो घटा। जितना ये दोनों घट रहे हैं एक दूसरे बराबर पैरेलल में, उतना ही COCl2 क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। तो बराबर क्या लगा देंगे, डेल और ब्रैकेट में COCl2 अपॉन डेल टी। आप कहेंगे सर यहां माइनस लगाया आपने, यहां प्लस लगाया और सबके बीच में इक्वल क्यों लगाया। इक्वल लगाने का कारण तो वेरी सिंपल, क्योंकि CO के जितने मोल डिक्रीज होंगे, Cl2 के जितने मोल डिक्रीज होंगे बराबरी में, उतना ही मोल क्या बन जाएगा, COCl2 का। दैट्स ऑल। लेकिन यहां पर माइनस क्यों है, क्योंकि CO डिक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, Cl डिक्रीज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। यहां प्लस क्यों है बच्चों, क्योंकि वहां टाइम के अकॉर्डिंग दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। तो इसको नोट कर लीजिए, ये किसके लिए हो गया हमारे पास, व्हेन सेम हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। किसके लिए, सेम के लिए। नोट कर लो इसको, सेम के लिए नोट कर लो। अब जरा डिफरेंट के लिए देखते हैं अपन लोग, डिफरेंट के लिए अपन लोगों को क्या पढ़ना है। चलो इसको रफ कर दूं, रफ कर दूं, ओके। तो अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हेडिंग डालेंगे। अगर फॉर डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट फॉर अ रिएक्शन या ऑफ अ रिएक्शन, अगर डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, मजेदार बात है। तो देखो जैसे मैंने लिखा यहां पर N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, निकालने क्या जा रहे हैं, पहले उसी को पता होना चाहिए। हम लोग निकालने जा रहे हैं एवरेज
कैनोनिकल रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों मजेदार बात देख रहे हो क्या है, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2, ओहो सभी कुछ अलग अलग आ गए। तो अब एक बात को आप समझो कि जब N2 डिक्रीज होगा, यहां पर भी देखो N आ रहा है, यानी जितना अमोनिया बन रहा है उसकी दुगनी रफ्तार से नाइट्रोजन डिक्रीज होगा। जितनी रफ्तार से, जितनी स्पीड से अमोनिया, या देखो 2 N आ रहे हैं, उसकी डबल रफ्तार से नाइट्रोजन यहां पर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, नोट करो पहले, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, नोट करो, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ amount, the rate of disappearance of ammonia, the rate of disappearance of ammonia या rate of disappearance of nitrogen। बेटा नंबर 1, क्यों रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन ही तो निकालेंगे, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन डिसअपियर होगा और अमोनिया यहां पर क्या होगी, बनेगी। अमोनिया उतनी ही ज्यादा क्या होगी, फॉर्म होगी। तो नाइट्रोजन यहां पर डिसअपियर होगा और अमोनिया यहां पर एपियर होगा। एपियर, इसका रेट किसके लिए निकलेगा, एपियर के लिए निकलेगा। तो बेटा एक बात बताओ, अब इन दोनों का रिलेशन क्या पहुंच जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन की, तो नोट करो जरा, लिखते हैं इसको रख करते हैं, और ये समझ में आ गया कि हाँ सर, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गिरेंगे तो यहां पर अमोनिया उतनी ही ज्यादा स्पीड से क्या होगा, फॉर्म होगा। तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के गिरने की स्पीड ज्यादा है तो उतनी तेजी से अमोनिया बनेगा। लेकिन दोनों के रेशियो देखो, यहां पर 1 रेशियो आ रहा है, यहां पर 3 रेशियो, यहां पर 2 रेशियो आ रहा है। तो द रेट ऑफ अपीयरेंस, अब नोट कर लो, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कितना बनेगा, इज ट्वाइस द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। ओके, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज ट्वाइस ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। लिख दूं, रेट ऑफ अपीयरेंस of ammonia is twice of rate of disappearance of nitrogen। इसको पॉइंट नंबर 1 डाल दो, ठीक है। जितना अमोनिया बनेगा उससे दुगनी रफ्तार से नाइट्रोजन भी तो डिक्रीज होगा, दिख रहा है। दूसरे नंबर पर चलो, N2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड 2/3 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये बी पॉइंट मिल गया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इनके लिए अपन लिख क्या सकते हैं, अगर इसी को इक्वेशन में बनाए तो क्या लिखेंगे, 2 into यहां पर रेट जा रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन। देख लो यहां पर बिल्कुल क्लियर आ रहा समझ में, ठीक है। इन बराबर किसके हो गया, 2/3 इंटू रेट ऑफ हाइड्रोजन का भी तो चेक करो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये दो हमें जो रिलेशन मिल रहा है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बनती है। नोट कर लो, फिर इसको रफ करते हैं, नोट कर लो, समझा दो एक बार बेटा। जितना अमोनिया बन रहा है उससे दुगनी रफ्तार से नाइट्रोजन, और N2/3 टाइम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। आप देखो हाइड्रोजन का भी तो वही रेशियो चल रहा है। तो दोनों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक बार समझ गए तो समझ लो, फिर हर एक इक्वेशन का बच्चे आप आसानी से दौड़ दौड़ के लिख लेंगे। ठीक है, नोट करो। तो इसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी 2 into
अब मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट लगाना पड़ता है और आपको एक्टिव मास लिखना पड़ता है, तो क्या लगाओगे 2 इंटू रेट, ये तो लिख लिया, नोट करो 2 इंटू डेल N2 अपॉन डेल टी। अब देखो ये दुगनी रफ्तार से कम हो रहा है ना, इंटू लग गया यहां पर, पास लिख दो उसको 2 इंटू, तो बेटा यहां पर हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, टेल मी, बराबर -2/3 डेल H2 अपॉन डेल टी। वेरी सिंपल। इसी तरह से आप अमोनिया के लिए लिख दो, अमोनिया के लिए क्या आ जाएगा, अब यहां पर प्लस आ जाएगा, तो कितने कितने टाइम्स हो रहा है यहां पर अमोनिया, जस्ट उसके डबल, तो अपन ने क्या लिखा, डेल NH3 अपॉन डेल टी, ये आ गया। अगर इसी इक्वेशन को अपन सॉल्व कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल इक्वेशन माइनस डेल N2 अपॉन डेल टी बराबर, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/3 डेल H2 अपॉन डेल टी बराबर 1/2 डेल NH3 अपॉन डेल टी। दिख रहा है? ओके, नोट कर लीजिए। ये 2 वैल्यू माइनस में जाएंगी और 1 वैल्यू प्लस में जाएगी। ओके, अगर ओवरऑल बच्चे कहते हैं सर ये बड़ा समझ नहीं आता है कि ये किसको कैसे करना चाहिए, तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताऊं। जैसे आपने ये जो कोफिशिएंट आप देख रहे हैं, इनका आपको केवल रिलेशन निकालना होता है। इसके लिए आप डायरेक्ट, कुछ नहीं आ रहा है, आप -N2 अपॉन डेल N कर दीजिए, बड़ा ब्रैकेट तो लगेगा ही बेटा। फिर हाइड्रोजन के लिए 3 आ रहा है, -1/3 कर दीजिए। अमोनिया के लिए आपका 2 आ रहा है, 1/2 करके इस कंपोनेंट्स को आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी ऑफ द गिवन रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जाम्पल कर लें, चलिए एग्जाम्पल कर लेते हैं। और एग्जाम्पल हमारे पास है, राइट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको लिखना है। एंड रिएक्शन में आपको बोल दे रहा हूं, सो रिएक्शन ये रही हमारे पास, लिखिए, नोट करिए। रिएक्शन एस आपको लिखना है 2N2O5 gives 4NO2, 2N2O5 gives 4NO2 plus 2O2। ओके, 4NO2 plus O2 होगा। अब ये बैलेंस 2 2 4, ठीक है। ठीक, इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कैसे लिखोगे, तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, ये डिक्रीज होगा, -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी बराबर, ये प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 NO2, ठीक है, डेल अपॉन डेल टी, प्लस में प्लस, या इसको बराबर लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसको, कुछ नहीं, सीधे सीधे O2 अपॉन डेल टी। दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। एक रिएक्शन आती है लिखने को कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं बेटा, और अगले हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा नंबर। तो थर्ड पॉइंट पर हम चलते हैं और है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, द रेट या फिर जो चेंज हो रहा है एक इंस्टेंट टाइम पर चेंज हो रहा है। कोई पर्टिकुलर टाइम है अपने पास, छोटा सा टाइम है, उस पर कोई रिएक्शन चेंज। अब जैसे आपने कहा कि सर हम देख रहे हैं कि 5 सेकंड में कितनी रिएक्शन चेंज हुई है, 10 सेकंड में कितनी रिएक्शन चेंज हुई, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर हम उससे भी कम सेकंड ले लें,
हम बहुत ही माइन्यूट पार्ट ले लें टाइम का, फिर हम कहेंगे उसमें बेटा चेंज हुआ तो उसको क्या लिखेंगे, तो याद रखना द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट इन पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम। ठीक है, तो चेंज in the concentration of reactants or in the product at instant time। बहुत छोटे से पार्ट के लिए तो इंस्टेंटेनियस रेट बराबर क्या हो जाएगा बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट बराबर हो जाएगा एवरेज रेट, लेकिन क्योंकि टाइम आप फिक्स ले रहे हो तो t टेंस टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि आप टाइम बिल्कुल फिक्स ले रहे हो, इसलिए आपको एवरेज रेट पे ये लगाना पड़ेगा। और इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ए से प्रोडक्ट बन रहा है बेटा बी, तो इसको इंस्टेंटेनियस रेट को डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे क्या, तो नोट कर लीजिए, माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, यही लिखते थे। इसको क्या लिखते थे, बराबर डेल बी अपॉन डेल टी लिखते थे, है ना, कैपिटल टी लिख दो या छोटा टी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता अंतर। लेकिन अब इंस्टेंटेनियस अगर आप कर रहे हैं तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको यहां पर क्या कर देना है, डेल के साइन को हटाकर वहां पर डी लगा देना है। तो यहां पर ये तो हो गया एवरेज के लिए, और अगर इंस्टेंटेनियस के लिए कर रहे हैं तो माइनस डी ए अपॉन डेल टी डी टी, नॉट डेल टी, डी टी इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी। बस ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो जाती है। इसको आप फटाफट से नोट कर लीजिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में हमारे पास आ गई। क्लियर है? नोट हो गया? ओके, अब हेडिंग डालिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, चलो बताते हैं बेटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा दो चीजों को ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन अगर हम लोग करना चाहते हैं, फॉर एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लिए हमें डेटास को जरूर पता करना पड़ेगा, उसके ग्राफ को हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन का देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करते हैं। तो बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, फिर हम ग्राफ की बात करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहले डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर बच्चों हमें ग्राफ बनाने पड़ेंगे। तो मान के चलो हम टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ बनाते हैं। ये कोई रिएक्शन चल रही है, ये टाइम आगे बढ़ रहा है, ये कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ अपन ने दिखा दिया। अब बेटा एक बात खुद बताओ कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ कोई चीज अगर यहां पर थी तो धीरे धीरे वो डिक्रीज होती चली जाएगी यहां से, फिर देखो धीरे 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 ऐसे ये डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हैं आप, मान के चलो टाइम आपने यहां से लिया था 0, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 20, फिर यहाँ पर 30 मिनट कर दिए। तो 10 मिनट पर कोई रिएक्शन का कंसंट्रेशन कितना था, ठीक है। किसका, ये क्या लिखा आपने, प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है प्रोडक्ट नीचे। अगर आपने कहा कि सर 5 मिनट पर हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, सही बात है। तो देखो टाइम जब जितना छोटा लोगे कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट का है बेटा, आई एम सॉरी 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 रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट का डिक्रीज करेगा। और अगर यही हम प्रोडक्ट का बनाए, अगर हम यही प्रोडक्ट का बनाए तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, आप भी जानते हो कि सर प्रोडक्ट का तो टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, तो इसका यहां पर लिखा टाइम, यहां पर लिखा कंसंट्रेशन। तो बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसका जो प्रोडक्ट है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। आपके पास टाइम मान के चलो पहले यहां था तो आपके पास प्रोडक्ट इतना बना था, जब टाइम इतना हो गया तो आपके पास प्रोडक्ट देखो इतना बन गया, T1 से T2 हो गया, C1 से C2 हो गया। तो ये क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। यानी अगर हम लोग बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की ग्राफ बनाए तो ये दो ग्राफ आपको याद रखने हैं, एक में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज टाइम के साथ साथ और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज टाइम के साथ साथ। क्लियर हो गया ना। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डेल एक्स अपॉन डेल टी से इसको डिनोट करेंगे। कैसे, इसको डोनेट कर, इसको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है डेल एक्स, ठीक है, अपॉन डेल टी। तो ये x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1, T1 T2 यहां पर T1 कर दो, जो आपकी मर्जी करे, यहां पर T1 यहां पर T2 कर दो, तो ये इसके बराबर होगा। जैसे ही कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, यानी डेल एक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, दो चीजों पर, टाइम भी तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, टाइम भी तो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। तो नॉर्मली आप यही तो लिखोगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। सो ये कंसेप्ट वेरी सिंपल ग्राफ है यार, इसमें कोई इतना सर नहीं मारना है, ठीक है। ये ग्राफ नीचे, ये बड़ा ऊपर, टाइम घटाओ, सिंपल। रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर चल रही है, टाइम स्टार्ट कर दिया, रिएक्टेंट ये आया नीचे, प्रोडक्ट ये गया ऊपर, प्रोडक्ट ये गया ऊपर, रिएक्टेंट ये आया नीचे, खत्म बात हो गया यहाँ पर, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग देते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे शेरों और शेरनियों भी। ग्राफिकल रिप्रेजेंट फॉर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं, अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पर, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वही चल रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बेटा अब बेटा एक बात बताओ, अगर डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर टाइम पर आप देख रहे हो, तो मुझे एक बात बताओ कैसे निकलेगा, छोटा सा टाइम में कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ। तो कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल होता है इंस्टेंटेनियस का, यहां बना दो टाइम, हाँ भैया बना दिया टाइम, सर यहां बना दो कंसंट्रेशन, ओके भैया बना दिया कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, आपको ये वाला ग्राफ ऐसा मिल रहा था, ऐसा मिल रहा था, इसको आपको मालूम है यहां से दो लाइन आपको खींचनी होती है, एक यहां और जहां पर ये टच हुआ एक यहां, एक लाइन ए एक लाइन बी, ये पॉइंट हमारे पास आया जहां पर ये टच हो रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने मान दिया पी, क्लियर हो गया। इसको क्या माना बी, इसको क्या मान लीजिए, यहां पर ओ मान लीजिए, कोई भी पॉइंट कर दीजिए। तो यहां से एक आप इसको करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको आर, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास इस वाला जो पॉइंट आ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट, ये स्लोप हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लिखो इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम टी क्या होगा बेटा, किसके बराबर होगा, बराबर स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी, किसके बराबर होगा, बराबर स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी। तो अब आप मैथमेटिकली जानते हो, ओ ए अपॉन ओ बी लगाते हैं, ओ ए अपॉन ओ बी इसके बराबर होगा ओ ए
अपॉन ओ बी, इस पॉइंट पर ये टच कर रहा है। तो ये बस इतना सा केवल आपको याद रखना है। यहां पर हमें मिल गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रफ करते हैं। बस ये दोनों थे इसके, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर अगली, अब क्या है, ये सब कुछ खत्म, अब ये सब कुछ खत्म। तो अब हम कहां पर दौड़ के जा रहे हैं दोस्तों, अब हम चल रहे हैं, हमें देखना है फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सी चीजें होती हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करती हैं। तो लिखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बड़ी गजब की बात है। कौन कौन से फैक्टर हैं? तो बेटा सबसे पहले है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, लिखना कुछ नहीं है, बस केवल सुनते जाइए आप। बेटा रिएक्टेंट्स अगर हमारे पास बहुत एक्टिव मास वाला है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिएक्टेंट है, जितना भी आप डालते हैं वो पूरा रिएक्शन में पार्ट ले लेता है, तो जाहिर सी बात है ये रिएक्शन की स्पीड को इनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, और रिएक्शन की टोटल स्पीड कहीं ना कहीं इसके ऊपर बेटा डिपेंड 100% करेगी। अगर रिएक्टेंट ही रिएक्शन नहीं कर रहे हैं तो स्पीड कहां से आगे जाएगी। दूसरे नंबर पर देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट्स है तो बहुत अच्छा, लेकिन लिया बिल्कुल पिन्नी सा। तो जब आपने कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है उसके अंदर रिएक्टिव पार्ट से, भाई तभी तो वो रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन इस पर भी रिएक्शन रेट डिपेंड करेगी। तीसरा नंबर टेम्परेचर। नॉर्मली जानते हो क्या लिखा, केमिकल काइनेटिक्स में लिखा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ये लिखा हुआ है, लेकिन हर जगह नहीं, प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है ये, हर जगह नहीं, हाँ, लेकिन टेम्परेचर इनहेंस करता है। तीसरे नंबर पर, चौथी नंबर पर आते हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी इस पर असर डालता है। अगर आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो रिएक्शन को बढ़ाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो भी रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करेगा। बच्चों दोनों तरह से याद रखना, पॉजिटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है, वही पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव दोनों का सेम रोल होता है। यानी पॉजिटिव कैटलिस्ट डालो तो रिएक्शन स्पीड बढ़ेगी, कम करो तो भी तो चेंज आए ना। रेट ऑफ रिएक्शन में चाहे बढ़े या कम हो, आखिर में चेंज तो हो रहा है। तो इतनी सारी चीजें हैं। इसके अलावा सरफेस एरिया भी होता है, उस पर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, तो वगैरह वगैरह। तो इनको आप थ्योरेटिकल पोर्शन से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। और बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड बागे आ गए ना मेरी मौत का तमाशा, वो वाली बागे नहीं, बागले हैं। गुलबर्ग एंड बागे ने बच्चों यहां पर दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। चलो क्या होता है देख लें, आपको स्क्रीन ठीक है बेटा। लॉ ऑफ मास एक्शन एक्चुअली डिपेंड करता है कि किसी रेट रिएक्शन की उसके एक्टिव मास पर डिपेंड करेगी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, यानी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। आप कहेंगे सर एक्टिव मास को बड़े ब्रैकेट में क्यों लगा दिया आपने? यही इसकी पहचान है, यही इसकी पहचान है। अगर आपने किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को ब्रैकेट में लिख दिया बड़े ब्रैकेट में, तो समझ लीजिए कि वो उसका एक्टिव मास है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी उसके एक्टिव मास पर, ठीक है। यानी अगर हमारे पास ए से बी कोई कंपाउंड्स बन रहा है, समझ रहे ना, ए से बी, या ऐसे मान लो कि ए और बी कंबाइंड हो गए और कंबाइंड होके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया।
तो बेटा एक बात बताओ, ए का कुछ तो एक्टिव मास होगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? पूरी की पूरी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी ए के एक्टिव मास एंड बी के एक्टिव मास। अरे जितना ए और बी होगा यार उतना ही तो जाकर के प्रोडक्ट बनेगा। अगर है ही नहीं तुम्हारे पास तो क्या करेंगे? तो फिर इसमें क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के और बी। खत्म बात। कांस्टेंट लगा दिया ना, लॉ ऑफ मास एक्शन इन्हीं का कांस्टेंट है, गोल्डबर्ग और बाकी वालों का इनका कांस्टेंट है। लेकिन यहां पर बात आती है सर एक्टिव मास क्या है? बड़ी अच्छी बात है, छोटी सी बात है और स्वीट सी बात है। एक्टिव मास ये होता है, अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी बाइक, स्कूटी, मोटरसाइकिल जो भी आपके पास है, अगर उसको चलाते हैं, अगर उसमें पेट्रोल की जगह या फ्यूल की जगह वाटर भर दिया जाए तो क्या चलेगी? सर अभी तक तो ऐसी कोई बाइक नहीं आई है कि पानी से चले। तो एक्टिव मास क्या फ्यूल की जगह वाटर हो सकता है? नेवर। एक्टिव मास फ्यूल की जगह फ्यूल ही होगा। इफ यू वांट टू रन अ बाइक देन यू हैव टू यूज ओनली द फ्यूल इंस्टेड ऑफ वाटर। यू कैंट यूज वाटर, क्योंकि वाटर इज नॉट एक्टिव मास। वाटर रिएक्शन नहीं कराएगा। रिएक्शन तो कौन कराएगा? एक्टिव मास कराएगा। तो बेटा एक बात ध्यान रखना है, किसी भी रिएक्शन के आगे जो नंबर लिखा जाता है जिसको हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, उस नंबर को हम पावर में ले जाते हैं और वही उसका एक्टिव मास रिप्रेजेंटेशन की फैक्टर्स होते हैं। अभी आपको बताते हैं, इसको नोट कर लेना। जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी, कौन सी रिएक्शन पता है? हमने रिएक्शन लिखी A प्लस बी सी प्लस डी। ए का जो हमने लिखा एक्टिव मास था भैया स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, बी का बी, सी का सी, डी का डी, ये लिखा। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के रेशियो के ऊपर। प्रोडक्ट क्या है? C एक्टिव मास, D अपॉन A अपॉन B इंटू B, और इसके पावर में चला जाएगा C, ये D, ये A और ये B। इसको ही जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, इसको ही हमने क्या कहा? बराबर K इंटू ये लगा दिया। तो बेटा ये जो अपने पास आया, ये पूरा जो अपन ने लगाया, इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, के इंटू के साथ कांस्टेंट आपको लेना पड़ेगा। तो बेटा जो भी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आएंगे, ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसके पावर में ऊपर चले जाएंगे और इन्हीं बच्चों स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आगे चल के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। अगर पार्शियल प्रेशर लो तो यूनिट इसकी एटमॉस्फेयर आएगी, मोल पर लीटर में चलेगा। आखिरी एग्जाम्पल करते हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग उस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करते हैं। सो आपके पास रिएक्शन है 2NO प्लस 2H2, ओके, 2NO प्लस गिवन है 2H2, क्या बना रहे हैं इससे? N2 प्लस 2H2, N2 प्लस 2H2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? तो देखो, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट से करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर K लिखो, यहां पर N2 लिखो, ऊपर कुछ नहीं है, H2O लिखो, ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे NO लिखो, इसके ऊपर 2 और H2 के पावर में। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ऐसे हमें रिप्रेजेंट किसी भी क्वेश्चंस को बेटा करना है। रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट अब आ जाता है, फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चला जाएगा, वो कैसे होगा उन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।